हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने चैनल पर HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और उसी के सिलेबस के अनुसार हम क्लासेस डाल रहे हैं। तो आज हमारी क्लास नंबर 8 रहने वाली है और अभी तक जो है 7 क्लासेस जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर ये सारी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल जो हमारे यूट्यूब चैनल है इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर ले और फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर ये सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही HPSC के सिलेबस के अनुसार यूनिट नंबर जो हमारी 5 और 6 बिल्कुल कंप्लीट हम करवा चुके हैं, तो आप उन्हें भी देख लें। और अब यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट करवा रखी है और यूनिट नंबर 1 का नाम है हिंदी भाषा और विकास। तो हिंदी भाषा और विकास पर अभी तक 7 वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूं और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपभ्रंश, अवट और पुरानी हिंदी का संबंध। जैसा कि मध्यकालीन आर्य भाषाओं के अंदर आती हैं, हम तीनों अभी हमने पढ़ाया तो आपको आसानी से याद हो गया होगा। प्राचीन आर्य भाषाएं पढ़ी तो उसके अंदर हमने लौकिक भाषा और वैदिक भाषा पढ़ी, फिर मध्यकालीन आर्य भाषाएं पढ़ी और उसके बाद हम आधुनिक आर्य भाषाएं पढ़ेंगे। तो जो प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषाएं थी तो उसमें सबसे पहली जो अवस्था है उसकी पाली थी और अपभ्रंश की प्राचीन मध्यकालीन आर्य भाषाओं की दूसरी अवस्था प्राकृत को माना जाता है और मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी जो अवस्था है उसे अपभ्रंश को माना जाता है। अपभ्रंश का जो विकृत रूप थोड़ा उसे अवट भी कहा जाता है और अवट के बाद हमने पढ़ा पुरानी हिंदी। अब ये हमने उनसे संबंधित तीनों भाषाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो कथन थे, वो सारी बातें तो हम पढ़ ली। अब एक टेबल के फॉर्म में हम देखेंगे कि इन तीनों का संबंध क्या है। अब देखो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये जो है ना असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है तो यहाँ से जो आपका प्रश्न है वो जरूर यहाँ से बन सकता है, क्योंकि छोटा एग्जाम नहीं है तो बिल्कुल बारीकी से भी आपको चीज़ें पढ़नी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। अभी तक हमने अलग अलग पढ़ा, अपभ्रंश को अलग, अवट को अलग और पुरानी हिंदी को अलग। अगर ये तीनों चीज़ें किसी ने पढ़ी हैं, तीनों वीडियो देखी हैं तो उसको ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगी। वैसे एक बार फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप इसे अपने नोट्स में बना लें, क्योंकि यहाँ से ना सीधे तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके और काफ़ी आपका मुश्किल हो जाएगा फिर आंसर करना। तो इस टेबल को आप नोट डाउन कर ले, अपना पेन और कॉपी लेकर बैठें। अब देखते हैं कि इसमें अंतर क्या है। एक साथ पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा कि अपभ्रंश और क्योंकि कई किताबों में अपभ्रंश और अवट आपको एक ही बताई गई है, पुरानी हिंदी भी एक बताई गई है, तो इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर करते हुए पढ़ेंगे कि अपभ्रंश में जो था वो अवट में नहीं था, अवट में था जो वो पुरानी हिंदी में नहीं था, या इसमें नहीं था इसमें आ गया फिर इसमें आ गया। तो ये सारी बातें हम वैज्ञानिक तरीके से अभी हम इनका अंतर देखेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि तुलना का आधार, तो कालगत अंतर बताया हुआ है यहाँ पर, फिर उसके बाद ये अपभ्रंश है, इस कॉलम में अवट है और यहाँ पर आपको पुरानी हिंदी देखने को मिलेगी। तो कालगत मतलब समय के हिसाब से, समय अगर देखें, कालगत अंतर, काल मतलब समय सीमा, तो अपभ्रंश की जो समय सीमा है वो लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी मानी जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अवट हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो अवट की समय सीमा 9 से 11वीं शताब्दी मानी गई है लगभग। यहाँ पर कहा गया है, हो सकता है किसी बुक में आपको 9 से 10 भी मिल जाए, 12 भी मिल जाए, तो यहाँ पर लगभग बात कही गई है। तो ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आदिकाल में अधिकतर चीज़ों की प्रमाणिकता पर संदेह है। ठीक है, तो अपभ्रंश के शताब्दी क्या समय सीमा क्या है, 7 से 9वीं शताब्दी, और अवट का समय है 9 से 11वीं शताब्दी। और उसके बाद फिर पुरानी हिंदी आई, तो पुरानी हिंदी के जो समय सीमा है वो 12 से 14 है, यानी कि 7 से 9, 9 से 11 और 12 से 14वीं शताब्दी लगभग पुरानी हिंदी का समय माना जाता है। तो ऐसे टेबल की फॉर्म में पढ़ेंगे तो एक ही जगह पर आपको कंटेंट मिल जाएंगे और आपके जो डाउट है वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आई और औ का प्रयोग। अब आई और औ, जैसे कि ये आई है, इसे बोलने में भी उच्चारण में भी कई लोग गलती कर देते हैं, और आई की जो है ये मात्रा होती है, और ये है औ, औ औरत, और ये इसकी मात्रा होती है। ठीक है, एक लाइन और 2 मात्रा, तो इन्हें इसे आई बोलते हैं और इसे औ बोलते हैं। तो इनका प्रयोग देखते हैं। तो जैसे अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में आई और औ का अभाव था, मतलब इन दोनों स्वरों का प्रयोग जो है इसमें बहुत ही कम होता था। लेकिन अगर बात करें अवट की तो आई और औ मिलने लगते हैं,
मतलब यथा, जैसे कि अपभ्रंश में ऐ और औ का प्रयोग कम होता था, लेकिन अवध भाषा की बात करें तो यहाँ ऐ और औ का प्रयोग होने लगा था। जैसे बैल, चौड़ा इत्यादि के शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ये ध्वनियों का अंतर बता रखा है, ये तुलना का आधार यहाँ पर दिया गया था, तो ये कालगत अंतर था। और ये ध्वनियों में अंतर बताया गया है कि अपभ्रंश में कौन सी ध्वनि थी, अवध में कौन सी ध्वनि थी और पुरानी हिंदी में कौन कौन सी ध्वनियाँ थी। तो ध्वनियों के आधार पर ये अंतर बताया गया है। तो ऐ और औ का इसमें अपभ्रंश में अभाव था, लेकिन ऐ और औ यहाँ पर अवट में इनका प्रयोग होने लगा था। और यहाँ पर पुरानी हिंदी की बात करें तो ऐ और औ का अत्यधिक प्रयोग हुआ, जैसे मौर, चखे, है ना। तो मतलब आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, उदाहरण दिया हुआ है। आपको यही याद रखना है, दो ध्वनियाँ आपको आपके पास दी गई हैं, ऐ और औ। तो इन दोनों का अभाव था अपभ्रंश में। एक ही बात को मैं दो दो तीन तीन बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आपको यहाँ समझने में आसानी रहे। उसके बाद ऐ और औ थोड़ा सा प्रयोग होने लगा अवट में जाकर, और पुरानी हिंदी की बात करें तो ऐ और औ का प्रयोग जो है अत्यधिक मात्रा में इसका प्रयोग मिलता है। उसके बाद री के प्रयोग के बारे में देखेंगे तो री का ए, ई, उ, ए में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर दे रखा है री का परिवर्तन, जो हमारे ये स्वर दिए गए हैं, लघु स्वर जो दिए गए हैं ए, ई, उ, ये तो लघु स्वर हैं, लेकिन ए को हम लघु स्वर में नहीं शामिल करते आज की हिंदी में बात करूं तो। लेकिन यहाँ पर ध्यान से समझे, जो री है ना, री का ए, ई, उ और ए में परिवर्तन होता है। कैसे होता है? जैसे ये कृष्ण है तो कै के नीचे री की मात्रा है, ये री की मात्रा, इसे कृष्ण पढ़ेंगे तो ये कण है, ठीक है, अणय। और फिर जैसे ये ऋण है तो ये ऋण को इस प्रकार से लिखा जाने लगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ऋण मतलब र है, लेकिन इसके ऊपर किसकी मात्रा है? ई की मात्रा है। और कर्ण में आपको ए की साउंड दिखाई दे रही होगी, और ऋण में ये जो ऋण है इसमें ई दिखाई दे रहा होगा, तो ये ई आ गया। उसके बाद गृह जो है ये री दिख रहा है तो ये गे लिखा जाने लगा, इसमें ए की मात्रा, गे में आपको ए की मात्रा दिखाई दे रही है, जैसे ये बताया ना। तो इस प्रकार से आप ये एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि अपभ्रंश के अंदर री का प्रयोग किस किस में परिवर्तन होने लगा था। री का प्रयोग देखो, संस्कृत में री का प्रयोग खूब होता था, इसे संस्कृत की ध्वनि ही हम मानकर चलते हैं। लेकिन अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश में जो री था वो ए, ई, उ और ए में परिवर्तन होने लगा था। ये उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं। उसके बाद अगर बात करें हम अवट की, तो इसी प्रवृत्ति का और अधिक विकास हुआ, यानी कि ये जो परिवर्तन हो रहा था तो इसमें थोड़े कम शब्दों में परिवर्तन था, लेकिन यहाँ पर इसका विकास जो है और ज़्यादा हो गया। और विकास की यही जो प्रक्रिया थी चलती रही पुरानी हिंदी तक। तो इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा। बस यही बात याद रखना है कि री का जो प्रयोग था, आपसे पूछ सकते हैं कि अपभ्रंश में किस प्रकार से होता था। तो री का प्रयोग अपभ्रंश में ए, ई, उ और ए में परिवर्तन होने लगा था, और यही अवट में भी उसका विकास और अधिक हुआ, और इस पुरानी हिंदी में ये प्रक्रिया चलती रही। तो आसान सा था। द्वित्वीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। अब हम ये देखेंगे द्वित्वीकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर, जो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति द्वित्वी मतलब एक ही वर्ण है ना, वो दो बार आता है। जैसे कि जब हम दिल्ली लिखते हैं तो ये द्वित्व वर्ण हो गए, दिल्ली है। जैसे कि यहाँ पर कंप है, आप देख रहे हैं, चक है तो आधा कै और कै, तो इसे द्वित्व बोलते हैं, द्वित्वीकरण और दीर्घीकरण। तो यहाँ पर आप देखना कि संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर क्या हो गया था? द्वित्वीकरण हो गया था। किसमें? अपभ्रंश की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके अवट है और यहाँ पर पुरानी हिंदी है। इस टेबल को मैं आपको थोड़ा सा और संक्षिप्त करके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। तो जो संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वित्वीकरण की प्रक्रिया प्रवृत्ति दिखती है, जैसे ये चक्र है तो इसको चक लिखा जाने लगा, जो कर्म है इसे कम लिखा जाने लगा, ठीक है। और तो इस दीर्घीकरण की प्रवृत्ति और द्वित्वीकरण की जो प्रवृत्ति थी वो अपभ्रंश में देखने को मिली। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है, जैसे कि कम का काम, मतलब क्षतिपूर्ति सी की जाने लगी। जैसे कम को क्या लिखा जाने लगा? काम। धम को क्या लिखा जाने लगा?
धाम लिखा जाने लगा। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का और अधिक विकास हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे जो सेम है वो नहीं पूछेंगे। जैसे कि जो पहला पॉइंट था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसके बाद जो कालगत अंतर था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, री का ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपकी परीक्षा उपयोगी है। उसके बाद व्यंजनों का प्रयोग और देखते हैं कि किस प्रकार से अपभ्रंश में व्यंजनों का प्रयोग हुआ और किस प्रकार से अववट में और पुरानी हिंदी में व्यंजनों का प्रयोग हुआ। तो व्यंजनों का जो प्रयोग है इसमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है। ये सबसे पहले कॉलम में आपको अपभ्रंश दिखाई दे रही होगी, दूसरे में अववट है और तीसरे में फिर क्या है, पुरानी हिंदी है। तो अपभ्रंश के अंदर क्या था, इसमें 5 व्यंजनों का अभाव था। अपभ्रंश के अंदर ये ड, ढ, न, श और श षटकोण। श यानी कि ये हमारा तालव्य श होता है और ये मूर्धन्य श है, ठीक है। इनका और ये ढ, जैसे कि ये नीचे वाला लिख रखा है, इसके नीचे ध्वनि है और ये ढ, ये बाद में जुड़े हैं, इन्हें आगत ध्वनियाँ जैसे हिंदी में कहते हैं, क्योंकि हमारी हिंदी में ये वाला ड हमारा आता था, क ख ग घ ड जैसे बोलते हैं, तो हिंदी में ये था, ये है। लेकिन ये ध्वनि जिसके नीचे लगता है और ये ढ ढक्कन ये ठीक है, ढ ढक्कन वाला नहीं है, ये ढ। तो ये क्या था, ये 5 ध्वनियाँ जो है इनका अभाव था किसमें, अपभ्रंश में। इन 5 वर्णों को आपको ध्यान में रखना है कि इनका क्या था, अपभ्रंश में अभाव था। लेकिन ढ और ढ का विकास हुआ परंतु शेष का नहीं। तो जो अब इनमें से जो अपभ्रंश के बाद क्या आई, अववट आई, तो अववट में ढ और ड का ही विकास हुआ, इन तीनों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ। श और श का विकास नहीं हुआ, शेष व्यंजनों का विकास हुआ। तो बात यहाँ पर भी लगभग सेम है। और ट वर्ग की प्रधानता, अब हम देखेंगे ट वर्ग की प्रधानता। तो अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको 4 पॉइंट देकर पूछ लेंगे कि कौन सा सत्य है। आपको एक पॉइंट ये दे सकते हैं कि अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है, क्या ये कथन सत्य है। तो आपको याद रखना है कि अपभ्रंश कैसी भाषा है, ट वर्ग। ट वर्ग कौन सा हो रहा है, टवर्ग, ट ठ ड ढ ण। तो ये ट वर्ग प्रधान भाषा है। और अववट में ट वर्ग की व्यापकता है किंतु सीमित मात्रा में है। यानी कि काफ़ी अपभ्रंश की अगर बात करें तो ट वर्ग की खूब प्रधानता है, लेकिन अववट की बात करें तो इसमें व्यापकता तो है लेकिन सीमित मात्रा में है। अपभ्रंश की जितनी प्रधानता नहीं है टी वर्ग की अववट के अंदर ट वर्ग की, ठीक है। पुरानी हिंदी में अवट जैसी स्थिति रही। तो इन दोनों की तो सेम रहेगी, कोई खास अंतर नहीं है, ठीक है। ठीक, तो आपको कैसे याद करेंगे, सबसे पहले मैंने कालगत अंतर बताया, उसके बाद मैंने ए और ओ का प्रयोग बताया, उसके बाद री का, फिर द्वितीयकरण, फिर व्यंजनों का प्रयोग, ट वर्ग की प्रधानता, और अब आता क्षय में परिवर्तन। क्षय ये क और श को मिलाकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है, क्षत्रिय, ठीक है। तो क्षय का ख हो गया। उदाहरण के लिए द्राक्ष को दाख लिखा जाने लगा, यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है। उसके बाद यही प्रवृत्ति यहाँ पर भी रही। और अगर पुरानी हिंदी की बात करें तो क्षय को 2 रूपों में विकास हुआ, एक तो ख पश्चिमी रूप तथा एक छ पूर्वी रूप। यानी कि जो पूर्व के लोग थे वो ख को छ बोलने लगे और जो पश्चिम के लोग थे वो क्षय को ख बोलने लगे। उदाहरणतः जैसे लक्ष्मण है तो यहाँ पर लक्ष्मण है, उसे क्या लखन बोला जाने लगा। तो जो पश्चिम के लोग थे वो लखन बोलते थे और जो पूर्व के लोग थे वो लक्ष्मण बोलने लगे, ठीक है। तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है, काफ़ी आसान शब्दों में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। उसके बाद है अणय और न की उपलब्धता। तो अपभ्रंश में अणय मिलता है, न नहीं मिलता है। यानी कि आपको पता है संस्कृत में भी अणय का प्रयोग खूब होता था, लेकिन बाद में अणय का स्थान किसने ले लिया, न ने ले लिया। तो यही बात अपभ्रंश में भी है। और अपभ्रंश में मैं व्यंजन ध्वनि मिलती है। तो सेम टू सेम यही प्रवृत्ति किसमें बनी रही, अपभ्रंश वाली में जो प्रवृत्ति थी अणय और न की, यही प्रवृत्ति अवट में भी रही। और पूर्वी पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में अणय की व्यापकता दिखाई देती है। तो ये पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। उसके बाद ये व्याकरणिक अंतर है, तो इसे भी आप देख लें। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई खास आपका है, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। संज्ञा व कारक व्यवस्था। तो निर्विभक्ति प्रयोग आरंभ हो गया, प्रसर्गों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में
का परसर का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। तो ये मैंने जब वीडियो बताई थी तब भी खूब बताया था। और संस्कृत में 17 और प्राकृत के 12 कारकों से घटकर या उनकी संख्या 6 रह गई थी। ये भी मैंने जब आपको अपभ्रंश पढ़ाई थी तब भी बताया था। ये अपभ्रंश है, ये अवट है और ये पुरानी हिंदी का कॉलम है। तो ये सारी बातें जब मैंने वहाँ पर वीडियो में बहुत ही अच्छे से बताई थी। ठीक है, निर्विभक्ति प्रयोग यहाँ पर आरंभ हो गया था। और परसर्ग मैंने बताया था विभक्तियाँ होती हैं, इनका आरंभिक विकास होने लगा, मतलब धीरे धीरे विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होने लगा। और कारक में का परसर्ग का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग काफी हुआ। तो संस्कृत में अगर कारक थे तो 17 थे, प्राकृत में कारकों की संख्या 12 थी, लेकिन ये घटकर अपभ्रंश में केवल कारकों की संख्या 6 ही रह गई थी। यही प्रवृत्ति रही पुरानी हिंदी के अंदर। यहाँ से अगर बात देखें अवट के अंदर, और यही प्रवृत्ति बनी रही पुरानी हिंदी के अंदर। परसर्गों का विकास और बढ़ा, जैसे कि परसर्गों का यहाँ पर आरंभ हुआ था तो दूसरी स्टेज में जाकर इनका विकास हुआ और तीसरी में भी इनका विकास और ज्यादा हुआ। कारकों के लिए ने तथा करण व अपादान के लिए से परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। ये परसर्ग का मतलब विभक्ति चिन्ह है, जैसे कि कर्ता ने, इसके साथ विभक्ति चिन्ह हम ने लेते हैं। कर्म को कर्म के साथ को विभक्ति चिन्ह लेते हैं। जैसे अपादान के लिए और वहाँ पर ओब्लिक में आपको से भी लिखा हुआ मिलता है अपादान की विभक्ति चिन्ह, तो इसका प्रयोग भी इसमें अवट ही है, दूसरा कॉलम अवट का है, इसमें होने लगा। और कारकों के लिए इसमें पुरानी हिंदी में और देख लेते हैं। परसर्गों का विकास हुआ, कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए परसर्ग का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। यानी कि पुरानी हिंदी में अधिकरण कारक के लिए परसर्ग का विकास हुआ। अब आपसे पेपर में पूछ ले कि अधिकरण कारक के लिए पर विभक्ति चिन्ह कौन से काल में कौन सी भाषा में आया, तो ये पुरानी हिंदी में आया। से उपसर्ग का विकास कब हुआ प्रमुख घटना अपादान के लिए, तो ये आपको बताना है अवट में, और यहाँ पर ये बातें हैं ही। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको नोट डाउन करके चलनी है। थोड़ा सा इसमें व्याकरण अंतर और है, लेकिन ये सभी के हिसाब से बता रखा है कि और वो वर्ण के हिसाब से था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो लिंग व्यवस्था, संस्कृत में 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंग पुल्लिंग व स्त्रीलिंग की व्यवस्था। अब देखो संस्कृत में ये क्या था, 3 लिंग थे, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे हम अपभ्रंश की, यहाँ पर अवट की और यहाँ पर पुरानी हिंदी की। तो लेकिन यहाँ पर व्यवस्था जो है संस्कृत के 3 लिंगों के स्थान पर 2 लिंग कौन कौन से लगे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की व्यवस्था। यद्यपि नागर अपभ्रंश में नपुंसक लिंग कहीं कहीं बना रहा। मुख्य रूप से देखें अपभ्रंश के अंदर तो 2 ही लिंग रह गए थे, 2 लिंगों की व्यवस्था बनी रही, नपुंसक लिंग समाप्त हो गया। और यहाँ पर क्या कहा है पुरानी हिंदी के अंदर, वहीं स्त्रीलिंग शब्द इकारांत होने लगा। ठीक है, तो स्त्रीलिंग शब्द इकारांत, जैसे कि हम अभी भी मानते, जैसे नारी शब्द है ये इकारांत है, तो इसमें क्या हुआ इकारांत है, तो इसे हम क्या मान लेते हैं कि ये शब्द कैसा है, पुल्लिंग है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। वचन की अगर बात करें तो द्विवचन का लोप हो गया। संस्कृत में 3 वचन थे, एक वचन, बहुवचन और द्विवचन, लेकिन अपभ्रंश की बात करें तो यहाँ पर द्विवचन का लोप हो चुका था और संस्कृत के 3 वचनों के स्थान पर यहाँ पर केवल 2 ही वचन रह गए थे, एक वचन और बहुवचन। वहीं प्लस संज्ञा बहुवचन के लिए न नी परसर्ग का प्रयोग होने लगा, जैसे हाथन, पुनोनी, तो ये पॉइंट भी आप अवट में इनका प्रयोग होने लगा। यहीं पर बहुवचन बनाने के नियम निश्चित होने लगे पुरानी हिंदी के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कोई नियम नहीं थे, लेकिन पुरानी हिंदी के अंदर कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए, लिंग से पुल्लिंग कैसे मतलब पता करे, तो इन बातों का विकास किस में होने लग गया था, पुरानी हिंदी के अंदर पता होने लग गया था। उसके बाद है सरनाम व्यवस्था। तो हिंदी के सरनामों के आरंभिक चिन्ह दिखाई देने लगे, जैसे तुम्हें, मध्यम पुरुष बहुवचन करता है, इसके अलावा मार, तुम्हार जैसे सरनाम भी यहाँ पर आने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि आज की मैं हिंदी की बात करूँ तो हमारे पास सरनामों की संख्या 11 है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आप अपभ्रंश के सरनाम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सरनाम भी दिखाई देने लगे थे। ठीक है, वहीं पर अगर हम अपभ्रंश अवट की बात करें तो मेरा, मैं, तुम, वह और उन्हें जैसे सरनाम दिखाई देने लगे। यहाँ पर जैसे तुम्हें
यही एक ही ये दिखाई देने लगा था सरनाम, लेकिन अपभ्रंश के बाद अव्वट में सरनामों की संख्या जो है बढ़ गई थी, जैसे कि ये सारे सरनाम दिखाई देने लगे थे। और पुरानी हिंदी में सरनामों का अत्यधिक विकास हुआ। इस काल में आधुनिक काल के प्राय सभी सरनाम दिखाई देते हैं, जैसे ये, वे, जो, तेरा, मेरा, कौन, आप, है ना, ये सारे सरनाम पुरानी हिंदी के अंदर दिखाई देते हैं। तो इन्हें तो आप जल्दी समझ जाएंगे। उसके बाद विशेषण की बात करें तो संख्यावाची विशेषणों का विकास विशेषतः हुआ, उदाहरण 10, 12, 11 इत्यादि। मतलब यहाँ पर संख्यावाची विशेषणों का विकास कब हुआ? अपभ्रंश के अंदर हुआ। अव्वट की बात करें, कृदंतीय विशेषणों की परंपरा का विकास होने लगा, जैसे आइस, उत, कित्ता जैसे सारनामिक विशेषण का विकसित हुए। और यहाँ पर भी कुछ ऐसी बातें हैं। काल संरचना और देख लो। वर्तमान काल संस्कृत की परंपरा में भूतकाल, कृदंत की परंपरा में तथा भविष्य काल दोनों परंपराओं में चलता रहा है। भविष्य काल के लिए दो रूप मिलते हैं, स रूप और है रूप, जैसे चली सई, चिलई है ना। और ये कृदंतीय और ये प्रत्यय नहीं थे, उनके अंदर हैं ये सारे। अव्वट में समान प्रवृत्तियां दिखाई दे रहे, तो भाई इन्हें भी थोड़ा सा देख लेना। इतना कुछ पूछेंगे तो ये कैसे पूछेंगे, थोड़ा सा अटपटा दे रखा है। तत्सम तद्भव शब्द का भी मैंने दिखा दिया कुछ ऐसे ही। तो यहाँ पर ये प्रश्न तो कोई ज़्यादा इसमें बनने वाले प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसमें से देख लेना, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा बता ही देती हूँ। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और तत्सम शब्द। तद्भव शब्द सबसे अधिक है। ये बात कर रही हैं हम अपभ्रंश की, तो अपभ्रंश में तद्भव शब्द अधिक मिलते हैं। जब अपभ्रंश पढ़ा था तब भी ये बात बताई थी। और अब अव्वट की बात करें तो तद्भव शब्द सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कम हो गया। और तद्भव शब्द अभी भी सर्वाधिक बने रहे, किंतु अनुपात कुछ और कम हो गया। मतलब यहाँ कम हो गए या और ज़्यादा कम हो गया। तो ये अपभ्रंश है, ये अव्वट है और ये पुरानी हिंदी है। देशज शब्दों की बात करें, देशज शब्दों का विकास आरंभ हुआ। इसमें मतलब कुछ देशी शब्द भी शामिल होने लगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उदाहरण दे रखे हैं। यहाँ पर भी देशज शब्दों का विकास और बढ़ा, और यहाँ पर भी, ठीक है, देशज शब्द भी शामिल हो गई। विदेशज शब्द, अरबी फारसी परंपरा के विदेशज शब्दों का आगमन होना आरंभ हुआ। मतलब अपभ्रंश के अंदर अरबी फारसी जैसे विदेशी भाषाओं के शब्द भी आने लगे। यहाँ पर भी फिर बढ़ते ही चले गए। और हिंदी में आजकल आपको पता है काफ़ी विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है, तो इनमें कोई खास नहीं है। तत्सम शब्द सरलीकरण से पैदा हुई दुरूहता तथा ब्राह्मण वर्ग के पुनरुत्थान के कारण अपभ्रंश के अंतिम काल में तत्समी शब्दों का पुनः विकास हुआ। प्राय अपभ्रंश जैसी स्थिति बनी रही और अव्वट जैसी स्थिति बनी रही है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। आप देख रहे होंगे तत्सम शब्दों का प्रयोग जो संस्कृत के शब्द हैं, तो हिंदी में भी थोड़ा सा ना अपना रूप राप बदल के आ रही हैं, सेम टू सेम, क्योंकि संस्कृत के शब्द बोलने में थोड़े से कठिन होते हैं और आजकल हिंदी का सरलीकरण किया जा रहा है, हिंदी को आसान भाषा में बनाया जा रहा है, तो उन शब्दों का प्रयोग कम ही हुआ है। ठीक है। अव्वट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चली, मतलब शब्दों को सरल से सरल भाषा में बनाया जाए, जैसा कि आप भी देख रहेंगे। तो अपभ्रंश से अव्वट की बात करें तो शब्दों का सरल होना काफी तीव्र गति से विकास हुआ। संज्ञा, सरनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना बदलाव हुआ कि अव्वट और पुरानी हिंदी में अंतर धूमिल हुआ। मतलब अव्वट और पुरानी हिंदी में तो हम अंतर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इतना अधिक बदलाव हुआ, काफ़ी आसान है। और अब दोस्तों हम पढ़ेंगे आधुनिक आर्य भाषाएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये टॉपिक हमारा वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से ना 1 नंबर का प्रश्न जो है जरूर बन सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, चाहे वो किसी भी रूप में आपसे पूछे। और इतना अच्छा कंटेंट आपको एक ही जगह पर सारा प्रोवाइड करवाया गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो धन्यवाद दोस्तों। और साथ में ये भी बताना चाहूँगी कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। पर दिन की जो वीडियो होती हैं वो सारी मैं वहाँ पर भी शेयर करती हूँ। तो धन्यवाद।